हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल 2 में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अर्थ के बारे में, पढ़ना है सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सोलर सिस्टम का मतलब होता है जिसमें कि हमारा सन आ जाता है, अर्थ आ जाता है, और भी प्लैनेट्स आ जाते हैं, इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, मून्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, सन के बारे में जानेंगे, मून के बारे में जानेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे, प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखना, और यहाँ पर ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो पूरा चैप्टर है, इस वीडियो के साथ ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आओ शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि आखिर लिखा क्या गया है। यहां पर देखिए, तो यहां पर लिखा गया कि हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। यानी कि जब सनसेट हो जाता है, जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद जब हम स्काई को देखते हैं, जब हम आसमान की ओर देखते हैं, तो आसमान कितना खूबसूरत दिखता है, कितना अच्छा दिखता है। तो आपने भी तो आसमान देखा होगा रात के समय में, जब सूरज ढल जाता है उस समय में, तो आपने क्या देखा था? आप याद कीजिए, सोचिए जरा, आपने क्या देखा था? तो आपको याद आएगा कि आपने वहां पर आसमान में देखा था कि बहुत सारे क्या थे? ब्राइट डॉट्स थे, डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर थे बहुत सारे। और वहां पर आपने देखा था कि ये सारे जो डॉट्स थे इतनी संख्या में थे कि आप इनको गिन भी नहीं सकते हैं, आप अनगिनत संख्या में आपको नजर आ रहे थे रात में। अब यहां पर इन डॉट्स को आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ जो डॉट्स थे वो काफी ब्राइट थे और कुछ जो थे बहुत डीम थे। यानी कि कुछ की लाइट्स जो थी वो बहुत ही अच्छी आ रही थी, बहुत ही चमक रहे थे वो, लेकिन कुछ डॉट्स के लाइट बहुत कम आ रहे थे। तो यहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि यहां पर कुछ जो तारे थे, यानी कि जो डॉट्स थे, वो ट्विंकल कर रहे थे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने पढ़ा ही तो होगा। और वहां पर ट्विंकल कर रहे थे, यानी टिमटिमा रहे थे। और कुछ डॉट्स जो थे वो सिंपल ग्लो कर रहे थे, जैसे कि हमारा मून ग्लो करता है। तो यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टार्स की। यानी कि रात में जो डॉट्स आप देखते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्टार्स कहा जाता है। ये तो आपको पता ही है कि स्टार क्या होता है, तारे हिंदी में हम कहते हैं। और अगर उनकी हम बात करें तो वो हमें दिखते कैसे हैं? तो यहां पर आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे डॉट्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में, आप गिन भी नहीं सकते इतने डॉट्स हैं। और यहां पर कुछ डॉट्स जो हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं, कुछ खराब दिखते हैं। खराब दिखने का मतलब कि उनकी लाइट कम होती है, इसकी ये मैं कह रहा हूं। अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि आगे यहां पर हमारे लिए क्या लिखा गया है। हम जरा आगे पढ़ लेते हैं। तो यहां पर अगर जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे हमें क्या मिलता है? तो आगे यहां पर लिखा गया है अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अलावा आपने मून को भी देखा होगा मोस्ट ऑफ द डेज। यानी कि ज्यादातर दिनों पर आपने मून को भी देखा होगा। मून यानी कि चांद, चांद की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो चांद को आपने ज्यादातर दिनों पर देखा होगा। लेकिन आपने ये ध्यान दिया होगा कि अलग अलग समय पे, अलग अलग शेप में और अलग अलग पोजीशंस में हमें मून दिखता है। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि किसी दिन हम देखेंगे तो पूरा मून हमें गोल आकृति का दिखेगा, किसी दिन देखेंगे तो कटा हुआ दिखेगा, किसी दिन हमें किसी समय पर पूरब की ओर दिखता है, किसी समय पश्चिम की ओर दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज को अगर हमें समझना है तो यहां पर एक तरीके से मून का ये जो शेप चेंज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा। अब यहां पर बात है कि जब आप फुल मून देख सकते हैं, यानी कि पूरे चांद को गोल रूप में देख पाते हैं, जो कि होता है महीने में सिर्फ एक बार, एक दिन के लिए, इस प्रक्रिया को या फिर इस दिन को हम क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं। यानी कि जब हम पूरे चांद को देख पाते हैं तो क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं। और हिंदी में या फिर इंडिया में जो हिंदी लैंग्वेज है, यहां पर इसको पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णिमा। लेकिन अगर इसके बाद हम बात करें, फोर्टनाइट के बाद बात करें, यानी कि लगभग करीब 15 दिन के आसपास
के बाद क्या होता है कि आप चांद को बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं, रात में बिल्कुल अंधेरा होता है, चांद गायब होता है। और ये जो दिन होता है ये कहलाता है न्यू मून। क्या कहलाता है? न्यू मून। और हिंदी में या फिर इंडिया में क्या कहा जाता है? अमावस्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमावस्या। और यहां पर अमावस्या के दिन क्या होता है कि क्योंकि चांद है नहीं, किसी भी तरीके की रोशनी है नहीं, तो आप आसमान में जो तारे हैं उनको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें और चांद की बात करें तो चांद हमारा जो शेप होता है वो कैसा कैसा शेप होता है, जरा ये देखिए। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो शेप है इस दिन हम क्या करते हैं, चांद को पूरे गोल आकृति में देखते हैं। तो ये दिन हमारा क्या कहलाएगा? ये दिन हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बोलिए बोलिए। फुल मून कहलाएगा। फुल मून या फिर पूर्णिमा हम इसको कहते हैं। और यहां पर एक दिन देख सकते हैं बिल्कुल चांद गायब है। अब यहां पर आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन आप जब रात में देखिएगा इस दिन तो आपको बिल्कुल भी चांद नहीं दिखेगा। तो क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? बोलिए जरा। ये होता है न्यू मून या फिर जिसको हम अमावस्या कहते हैं। तो इस तरीके से जो चांद होता है वो हमें अलग अलग शेप में दिखता है। किसी दिन गोला दिखता है, किसी दिन इस तरीके से है और ऐसा कटा हुआ दिखेगा, किसी दिन आधा दिखता है, किसी दिन इस तरीके से जो आप चांद का साइन हर जगह देखते हैं वैसा दिखता है, किसी दिन इस तरीके से दिखता है। तो ये जो शेप है, चांद हमेशा डेली चेंज करते रहता है, मून हमेशा चेंज करते रहता है। और इसको हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। यानी कि क्या कहा जाता है? फेजेस ऑफ मून। ये तो आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर आगे अगर हम बात करें तो आगे आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कभी ये सोचा है कि हम आखिर मून को या फिर जितने भी टाइनी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि स्टार्स हम कहते हैं, उनको हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? दिन में वो हमें क्यों नजर नहीं आते हैं? उसका रीजन ये है कि जो सन होता है, जो सूरज होता है, सन होता है, उसका लाइट इतना ब्राइट होता है कि उसकी वजह से ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सभी छुप जाते हैं। मून भी छुप जाता है, इसके साथ साथ स्टार्स भी छुप जाते हैं। तो क्या होता है कि हमें लगता है कि दिन के समय में ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे गायब हो गए, लेकिन ये सारे गायब नहीं हुए हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा है और इनकी रोशनी बहुत ही कम है, थोड़ी सी। तो हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि आसमान में तारे हैं भी या नहीं है। समझ गए? लेकिन तारे दिन में भी वही होते हैं, मून भी होता है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते हैं। समझ गए? तो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहां पर आगे एक चीज आपको बताया गया है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बताया गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप आसमान में देखते हैं, जिसमें कि आपका सूरज आ जाता है, चांद आ जाता है, स्टार्स आ जाते हैं, और भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अंतरिक्ष में आपको दिखता है या फिर अवेलेबल है, वो सारे क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। तो अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो इसमें हमारे आ जाते हैं स्टार्स, आ जाते हैं प्लैनेट्स, आ जाते हैं। प्लैनेट्स की अभी हमने बात नहीं की है, लेकिन सेलेस्टियल बॉडीज की बात आई है तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। प्लैनेट्स, सैटेलाइट। सैटेलाइट का क्या मतलब हुआ? जो हमारा मून है उसकी हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे अर्थ का मून है, उसी तरीके से दूसरे जो प्लैनेट हैं उनके पास भी अपना अपना मून है। इसके बाद क्या होता है? कॉमेट्स होते हैं, एस्ट्रॉयड होते हैं, मीटियोर्स एंड मीटियोराइड्स होते हैं, गैलेक्सीज होते हैं। इन सभी को हम आगे देखने वाले हैं, इस चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं। सभी चीजें जो कि अंतरिक्ष में है, जो कि हम आप देख पाते हैं या जानते हैं, वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। अब यहां पर आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. अब यहां पर बताया गया है कि स्टार क्या होता है, तारे क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, कुछ अंतरिक्ष में ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं
और बहुत गर्म होते हैं। उनके वो क्या होते हैं, गैसों से बने हुए होते हैं, गैसेस से बने हुए होते हैं। उनके पास अपना हीट होता है, अपना लाइट होता है, और वो बहुत बड़ी मात्रा में हीट और लाइट को छोड़ते हैं। और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। और हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि स्टार क्या होता है। स्टार क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टार का इमेज है। इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो इमेज है इसमें ये जो स्टार है ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, गर्मी हीट एमिट कर रहा है। आप दिन में अगर खड़े होते हैं, धूप से आपको गर्मी लगती है, तो धूप से गर्मी कैसे लग रही है, क्योंकि हमारा जो सन है वो क्या है, एक स्टार है, और वो बहुत बड़ी मात्रा में हीट छोड़ रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, आपको लाइट भी रिलीज कर रहा है। और उसी हीट और लाइट का इस्तेमाल करके हमारे पृथ्वी पर जो जीवन है वो संभव है। जो हमारे आसपास हम सभी लोग जिंदा हैं उसी हीट और एनर्जी की वजह से। तो सन क्या है, एक स्टार है। और उसी तरीके से जितने भी स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास अपना हीट होता है, लाइट होता है, और वो बहुत बड़ी मात्रा में एमिट करते हैं, और ये गैसेस से बने हुए होते हैं। समझ गए। तो यहां पर अगर आपसे पूछे कि जो स्टार है और जो प्लेनेट है इनके बीच में क्या फर्क है, तो एक तो स्टार के बारे में आपने पढ़ लिया और प्लेनेट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पर फर्क ये है कि जो स्टार है उनके पास अपने लाइट होता है, अपना हीट होता है, अपनी एनर्जी होती है, वो रिलीज करते हैं। लेकिन प्लैनेट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ गए। ये एक अंतर है जो कि यहीं से आया, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जो स्टार्स हैं जो कि रात में क्या करते हैं, चमकते हैं, वो क्या करते हैं, बिल्कुल सन के जैसा ही उनके पास ताकत है, एनर्जी है, पावर है। लेकिन हमें देखने में तो लगता है कि वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन रियलिटी में जब आप जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से हमारा सूरज जितना गर्म है, जितना पावरफुल है, उतने ही पावरफुल वो भी हैं जो कि जिनको कि हम रात में छोटे छोटे स्टार्स के रूप में देखते हैं। लेकिन यहां पर यही क्वेश्चन है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट and light and do look so tiny because they are very very far from us। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो तारे हम रात में देखते हैं, जो स्टार्स हम रात में देखते हैं, जो बिल्कुल डॉट के जैसे दिखते हैं, वो हमें डॉट के जैसे दिखते हैं और उनका हीट या लाइट हम तक नहीं पहुंचता है। उसका कारण ये है कि वो हमसे बहुत ही दूर हैं, हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। कितने दूर हैं? करोड़ों किलोमीटर। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज इतनी गर्म है और हमें लगता है कि बिल्कुल ही एक छोटा सा दाना है। तो आप जब ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में ये जो लड़का खड़ा है ये हमसे बहुत ही करीब है। जो कैमरा जिसने फोटो खींचा उस कैमरे के बहुत ही करीब है, करीब 3 से 5 फीट के लगभग दूरी है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जब आप ये आईफिल टावर को देख रहे हैं तो ये करीब 100 फीट या फिर 200 फीट इतनी दूरी पर है। और लेकिन हमें यहां पर तो देखने में लग रहा है कि ये जो लड़का है ये इस आईफिल टावर से बड़ा है। और बिल्कुल यही चीज होता है। सन हमसे बहुत ही क्लोज है, करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से सन की। लेकिन उसके कंपैरिजन में जब आप तारों की बात करते हैं, जो तारे हमें रात में देखते हैं छोटे छोटे डॉट के रूप में, वो करीब हजारों करोड़ किलोमीटर दूर हैं। समझ गए। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों वो तारे हमें बिल्कुल ही छोटे छोटे दिखते हैं। तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर समझते हैं तो आगे क्या चीजें पढ़ाई गई हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। वही चीज है जो मैंने अभी बताया कि आप जब भी देखिएगा, तो जब भी किसी भी चीज को आप दूर से देखिएगा तो आपको छोटा ही लगेगा। जैसे कि आप जब एरोप्लेन को देखते हैं बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते हुए तो लगेगा कि वो भी बिल्कुल एक डॉट है, लेकिन जब आप नजदीक से देखिएगा तो पता चलेगा यार ये तो इतना बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। तो यही चीज होता है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई,
यू में नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। यहाँ पर रात में जब आसमान में देखते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि रात में जब आप आसमान देखते हैं तो बहुत सारे एक तरीके से तारे मिलकर कुछ आकृतियां बनाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर। तो वहां पर ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक तरीके से पैटर्न होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। जैसे आपने अपने घर में सुना होगा कि देखो वो सप्तऋषि तारा है, सप्तऋषि तारा, जो कि यहाँ पर इस इमेज में आपको दिख रहा है कि इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर में जो तारे हैं ये क्या करते हैं? एक तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि देखो सप्तऋषि तारा है, सप्तऋषि तारा है। आपने बचपन में सुना होगा ये चीज। तो यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर बनता है, जब आप आसमान में देखिएगा तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं और उन सभी को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल मैंने रखा है, जैसे यहां पर इस इमेज में देख सकते हैं तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिसके अलग अलग नाम है, जैसे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ड्रैको, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो उनका नाम उतना जानने का या फिर बताने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं। यहां पर यही चीज है कि उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। वही सप्तऋषि की बात की गई है जहां पर 7 स्टार्स का, 7 स्टार्स का ये एक तरीके से ग्रुप है। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आगे कहा जा रहा है कि आप अपने गार्जियन से या फिर अपने परिवार के लोगों से बोलिए कि और तारे वो आपको दिखाएं और कॉन्स्टेलेशन दिखाएं। तो यहां पर एक चीज बताया जा रहा है आपको कि देखिए, जब पुराना ज़माना था, जब एक तरीके से पुराना समय था, एंशिएंट टाइम था, जब एक तरीके से लोगों के पास जीपीएस वगैरह ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। उस समय जो लोग थे वो रात के समय में डायरेक्शन की, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, ये डायरेक्शन पता करने के लिए तारों का मदद लेते थे। तारों की मदद से पता करते थे कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो यहां पर एक तरीके से एक तारा है जिसको कि हम नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार कहते हैं। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है क्योंकि ये हमेशा आपको नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा। जैसे यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, ये जो लड़की खड़ी है ये एक तारे को देख रही है, वो कौन सा तारा है? नॉर्थ स्टार है। और ये जो नॉर्थ स्टार है हमेशा क्या होगा? हमेशा आपको दिखेगा किस डायरेक्शन में? हमेशा आपको नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा, यानी नॉर्थ पोल के ऊपर आपको दिखेगा। समझ गए? तो यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर ये हमेशा आसमान में सेम पोजीशन पर रहता है, यानी कि हमेशा सेम पोजीशन पर रहेगा। बिल्कुल आपका जो आपका नॉर्थ पोल है बिल्कुल उसके ऊपर है। पृथ्वी किधर भी घूमे, कहीं भी जाए, ये हमेशा नॉर्थ पोल के ऊपर ही दिखता है। इसीलिए इसको हम पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार कहते हैं। और इसको लोकेट करने के लिए वही सप्तऋषि तारा का मदद लिया जाता है, जिसमें कि हम यहाँ पर ये जो 2 तारे हैं इसकी मदद से ऐसे सीधे बनाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा हो कि यार कैसे हो सकता है कि ये बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर रहे, तो उसके लिए मैंने एक इमेज रखा है। तो ये देखिए, ये एक तरीके से टाइम लैप्स इमेज है। टाइम लैप्स इमेज इसको कहते हैं, जिसमें कि क्या है कि नॉर्थ पोल को, यहां पर नॉर्थ स्टार को या फिर पोल स्टार को देख सकते हैं। ये तारा बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, लेकिन ये सारे तारे जो हैं वो इस तरीके से रात के समय में घूमते हुए दिखते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये नॉर्थ स्टार है या फिर पोल स्टार है वो बिल्कुल भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, इसीलिए इसको हम पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार कहते हैं। समझ गए? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ जो प्लैनेट्स हैं, या प्लैनेट्स मैंने कहा, कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास अपना हीट नहीं होता, अपना लाइट नहीं होता, और वो स्टार्स के लाइट की मदद से या तो चमकते हैं या फिर वो एनर्जी स्टार से कंज्यूम करते हैं, और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं ये कहलाते हैं प्लैनेट्स। तो अभी तुरंत एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था कि प्लैनेट्स और स्टार के बीच में डिफरेंस, वहां पर स्टार्स आपने पढ़ लिया था, यहां पर आपने प्लैनेट्स पढ़ लिया। यहां से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से एक्सप्लेनेशन करने पाएंगे। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है, प्लैनेटाई वर्ड से, जिसका मतलब होता है वांडरर्स। तो देखिए, अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, ये भी क्या है? एक प्लैनेट है।
पृथ्वी भी एक प्लेनेट है जिसके ऊपर हम अभी बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा ये हमारा सोसाइटी चल रहा है। तो अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है। इसी तरीके से कुल मिलाकर कितने प्लेनेट हैं? कुल मिलाकर 8 प्लेनेट हैं। समझ गए? सिर्फ अर्थ एक प्लेनेट नहीं है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं? 8 प्लेनेट हैं। समझ गए? और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो अपना सारा हीट और लाइट लेता है ये सन से लेता है, जो कि हमारे सबसे नजदीक का तारा है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो वो हमारा सन है। समझ गए? तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो अर्थ है इसको अगर हम दूर से देखें या फिर जैसे कि मून से देखें या फिर अंतरिक्ष से देखें तो ये भी हमें वैसे ही शाइन करता हुआ दिखेगा जैसे कि हमारा मून दिखता है, क्योंकि हम रात में देखते हैं मून को, तो मून हमें शाइन करता हुआ दिखता है। उसी तरीके से जब हम मून पर जाकर अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी हमें शाइन करता हुआ दिखेगा। समझ गए? तो यहां पर आगे कहा जा रहा है द मून डैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, यानी जिस मून को हम आसमान में देखते हैं वो क्या है? एक सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या है ये मैंने छोटा सा पहले बताया था, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। और सैटेलाइट एक तरीके से ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी प्लेनेट के चारों ओर घूमता है। अब यहां पर आप सोचिएगा कि सैटेलाइट सैटेलाइट वर्ड तो हमने सुना है, कहां सुना है? हम बार बार सुनते हैं कि इसरो ने इतने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, नासा ने सैटेलाइट लॉन्च किया, स्पेसएक्स ने सैटेलाइट लॉन्च किया। हाँ, वो भी सैटेलाइट है, लेकिन वो सैटेलाइट होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हम इंसानों द्वारा उसको बनाकर अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन यहां पर जो मून है वो क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको कि नेचर ने बनाया है और वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। समझ गए? जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी तरीके से जो सैटेलाइट होता है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब यहां पर सैटेलाइट मैंने पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि सिर्फ पृथ्वी का ही सैटेलाइट होगा। उसी तरीके से दूसरे प्लैनेट हैं जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है, जिसके चारों ओर उनके सैटेलाइट घूमते हैं। समझ गए? तो इसी तरीके से यहां पर यही लिखा गया कि 8 प्लेनेट हैं जो कि अपना हीट और लाइट सन से लेते हैं और उनमें से कुछ के पास अपना मून भी है, जो कि अभी तुरंत मैंने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर इस पेज में थोड़ा और भी कोई जानकारी है तो हम देख लेते हैं। तो और जानकारी में यहां पर एक जानकारी आपके लिए है, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर बताया गया है। यहां पर कहा जा रहा है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बिल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। These ring may be seen from the earth with the help of powerful telescope। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है इनके चारों ओर एक तरीके से आपको रिंग्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अंगूठी होती है उस तरीके से आकृति देखने को मिलेगी। अगर आप यहां पर देखिए तो यहां पर इस इमेज में दिखाया गया है। इस इमेज में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सैटर्न है उसमें तो दिखाया गया लेकिन जुपिटर और यूरेनस में नहीं दिखाया गया है। यहां पर देख सकते हैं सैटर्न के चारों ओर क्या है? बहुत सारे कचरे यानी कि पत्थर वगैरह जो इसका आसमान में है वो इनके चारों ओर घूमते रहते हैं और वही एक तरीके से क्या है? इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं सोलर सिस्टम को देखते हैं। तो सोलर सिस्टम की बात करें तो इसमें सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज आते हैं जिसमें कि एस्ट्रॉयड और मीटरॉइड्स आते हैं। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो इमेज है ये इमेज क्या है? सोलर सिस्टम का इमेज है। इसमें देख सकते हैं सेंटर में क्या है? सन है, उसके चारों ओर सारे जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं। इसके साथ ही बीच में एक बेल्ट है जिसको कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। समझ गए? और यहां पर क्या होते हैं? एस्टेरॉयड घूमते हैं। एस्टेरॉयड क्या होते हैं उनको नीचे हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, एस्टेरॉयड आपको देखने को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। समझ गए? और इसके अलावा मीटरॉइड्स वगैरह भी यहां पर होते हैं। अब यहां पर देखिए सारे प्लैनेट्स के बारे में डिटेल बताया गया है। इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आपके बुक में अवेलेबल है, या फिर यहां पर आप वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। समझ गए? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं। अब क्या चीजें हैं, क्या जानकारी है? तो वहां पर ऊपर हमने देखा था कि जो सोलर सिस्टम होता है उसमें क्या आते हैं? सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट आते हैं, इसके अलावा
जो इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड, ये सारे क्या आते हैं, सोलर सिस्टम में आते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है या फिर सोलर सिस्टम है, इसको हम सोलर फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और जिसका हेड या फिर लीडर कौन होता है, सन होता है। यानी सन क्या है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का हेड है। अब इसके बाद से बारी बारी से हम क्या करते हैं, बारी बारी से सभी जो हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सन की बात करें तो सन क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। और ये बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है। और ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। और ये पूरे सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है, क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो हमारा अर्थ है जो या फिर दूसरे प्लेनेट हैं वो सारे क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अब यहां पर देखिए बात करें तो सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। अभी तुरंत हमने बात किया था कि सोलर सिस्टम में क्या है, जो सूर्य है वो रोशनी और हीट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा जो अर्थ है और दूसरे प्लेनेट हैं वो सारे क्या करते हैं, एनर्जी को ले पाते हैं। और हमारे अर्थ पर जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी हीट और एनर्जी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब यहां पर देखिए बात यह है कि हीट जो है वो हमें उतना ज़्यादा या फिर उतना खतरनाक नहीं लगता है, उतना बहुत ज़्यादा हीट नहीं लगता है कि 5000 डिग्री, 1 लाख डिग्री नहीं लगता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमसे बहुत ही दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है हमारे अर्थ से, किसकी, सूरज की, सन की। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा हीट फील नहीं होता है। अब इसके बाद बारी आती है प्लैनेट की, लेकिन उसके पहले हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं जिससे कुछ चीज़ें हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो सूर्य को देख सकते हैं, इस तरीके से सूर्य जो है वो हमेशा जलते रहता है और हीट और लाइट हमेशा प्रोवाइड करते रहता है। अब यहाँ पर सोलर सिस्टम को देख सकते हैं, बीच में क्या है, सन है, उसके चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, मीटरॉइड्स हैं या फिर एस्ट्रॉइड्स हैं, सभी क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिलाकर 8 प्लैनेट हैं। कितने हैं, 8 प्लैनेट हैं। और यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें दूरी के हिसाब से, हमारे सन से दूरी के हिसाब से अगर सभी हम प्लैनेट्स को रखें तो ये इनका जो पैटर्न होगा ये होगा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये इस तरीके से, सबसे नज़दीक मरकरी और सबसे दूर नेपच्यून। ये हमारा एक तरीके से पैटर्न हुआ नज़दीक से दूरी के हिसाब से। अब यहाँ पर इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक बताया गया है, आप इसको चाहे तो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको याद करना है। वैसे आप याद कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, आगे एग्जामिनेशन में या फिर सभी जगहों पर आपको फ़ायदा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ये सारे जो 8 प्लैनेट हैं ये सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं और ये सूर्य के चारों ओर फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। और ये जो पाथ होता है इनका, ये इलोंगेटेड होता है और ये जो पाथ होते हैं इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ इसको हम समझते हैं। ये तो हम समझ गए कि सूर्य के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, इनका पाथ इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड कहने का मतलब ये है कि इनका पाथ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सर्कल होगा, इनका पाथ इस तरीके से होगा, इलोंगेटेड होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको बना पाऊँ तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसा इनका जो पाथ होगा, ऐसा पाथ होगा, समझ गए, यही होता है इलोंगेटेड पाथ, समझ गए। और इसके बाद बात करें ये जो प्लैनेट्स का पाथ होता है, ये पाथ, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और इसी ऑर्बिट पर, इसी पाथ पर सूर्य के चारों ओर सारे प्लैनेट घूमेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक ही पाथ है, जैसे यहां पर इस इमेज में देख सकते हैं सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके पास अपना अपना पाथ है, अपना अपना रास्ता है और अपने रास्ते पर वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं कि जो मरकरी है जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक है, उसको सूर्य के चारों ओर घूमने मात्र 88 दिन लगते हैं, 88 डेज लगते हैं एक चक्कर लगाने में। लेकिन उसके कंपैरिजन में बात करें जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनको दूरी की वजह से ज़्यादा दिन लगते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया है कि जो वेनस है उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है, अर्थ का एक तरीके से जुड़वा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है, शेप है, ये बिल्कुल अर्थ के सिमिलर है, बिल्कुल अर्थ के बराबर है।
अब यहां पर एक और चीज या फिर एक और जानकारी आपको बताई गई है कि 2006 अगस्त तक क्या था, प्लूटो एक हमारा प्लेनेट हुआ करता था, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट था, 9वां प्लेनेट था। लेकिन एक मीटिंग हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, और वहां पर यह डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो है उसको अब हम प्लेनेट नहीं मानेंगे, और क्या करेंगे, इसको हम अब कहेंगे ड्वार्फ प्लेनेट कहेंगे, और इसको दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज ड्वार्फ प्लेनेट जैसा ट्रीट किया जाएगा। और अब हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट गिने जाते हैं, 8 प्लेनेट गिने जाते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो अर्थ के बारे में हम स्पेशल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अर्थ हमारी पृथ्वी है जो कि एक प्लेनेट है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पर हम रहते हैं। तो अर्थ जो है वो सन से 3rd नियरेस्ट प्लेनेट है, और साइज की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, और ये पोल्स पर एक तरीके से स्लाइटली फ्लैटेंड है। और ये जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, इसको जियोइड कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि अर्थ कोई स्फेयर है या फिर सर्कल है, वैसा स्ट्रक्चर अर्थ का नहीं है। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ के स्ट्रक्चर को कहा जाता है जियोइड। जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ जैसा शेप, समझ गए। इसमें क्या होता है, जैसे आपने नारंगी देखा होगा, तो जो नारंगी होता है बिल्कुल उस तरीके से हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि जो पोल है उस पर थोड़ा सा फ्लैट होता है, थोड़ा सा दबा हुआ आता है। जैसे कि ये अर्थ देख रहे हैं तो इसमें इमेज में आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल गोला है, सर्कल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बिल्कुल आप जो संतरा देखते हैं ना, उसके जैसा होता है। तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हम देखते हैं, तो यहां पर अर्थ के बारे में ही बात की गई है कि अर्थ के बारे में बात की गई है कि जो अर्थ है यहां पर जीवन एक तरीके से पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहां पर जीवन के लिए जो कंडीशन चाहिए वो सारी कंडीशन फेवरेबल है या फिर मौजूद है। जैसे जीवन के लिए क्या चाहिए, हमें जीवन के लिए सबसे पहले तो हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और दूसरे गैसेस भी चाहिए। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए जो कि हमारे बॉडी को रख सके। इसके साथ साथ हीट और एनर्जी इतनी मात्रा में चाहिए कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सके। मान लीजिए हीट बहुत ज्यादा हो गया या फिर बहुत कम हो गया, दोनों कंडीशन में यहां पर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। अर्थ क्या है, बहुत ही ज्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ठंडा भी नहीं है। अर्थ के ऊपर वाटर भी है, एयर भी है, और जो कि हमारे लिए लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। अर्थ के पास जो एयर है वो उसकी वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन ले पाते हैं, हमारा जिंदा रह पाते हैं। और इस वजह से जो अर्थ है वो पूरे सोलर सिस्टम में यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यहां पर जो अर्थ है सिर्फ एक ऐसा अर्थ ही प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। अगर हम बात करें, अगर दूर से हम देखें यानी आउटर स्पेस से देखें, अर्थ के ऊपर अंतरिक्ष से जाकर देखें, तो अर्थ है वो दिखता है कि वो बिल्कुल ब्लू दिखता है, क्योंकि हमारे अर्थ का 2/3 जो सरफेस है वो वाटर द्वारा ढका हुआ है। 2/3 जो सतह है, सरफेस है, उस पर वाटर है, और इसी वजह से अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब यहां पर देखिए साइड में जो जानकारियां हैं इनको मैं अभी स्किप कर रहा हूं, अंत में एक बार शॉर्ट में मैं समझा दूंगा, क्योंकि ये सारे पार्ट्स जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मून की, द मून की बात करते हैं। तो देखिए हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको कि मून कहा जाता है, और इसका जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ का 1/4 है, 1/4 क्या है, डायमीटर है मून का। और ये इतना बड़ा इस वजह से दिखता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के बहुत ही नजदीक है दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के कंपैरिजन में। जैसे हमने देखा कि सूरज हमसे कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन जब हम मून की बात करते हैं तो मून कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर। तो आप देख सकते हैं कि कितना नजदीक है सन के कंपैरिजन में मून हमसे। तो इस वजह से जो सूर्य है वो बहुत ही छोटा दिखता है और मून जो है वो बहुत ही बड़ा दिखता है, समझ गए। तो आप इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो सूर्य है और पृथ्वी है इनके बीच की दूरी और अर्थ और मून के बीच की दूरी, तो ये आप देख सकते हैं। और देखिए जो मून है वो उसको पृथ्वी के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, 27 दिन लगते हैं, 27 दिन। और बिल्कुल इतना ही समय मून को लगता है एक स्पिन लेने में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो मून है वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये मून है,
मून जब पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर अगर घूम रहा है तो कितना दिन लगेगा, 27 डेज लगेंगे। लेकिन जब मून अपने एक्सिस पर घूमता है तो इसको कितना दिन लगते हैं, लगभग 27 दिन लगते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि 27 दिन में ये रोटेशन भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है। और इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है, पढ़नी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मून है वो एक तरीके से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ के लिए। जैसे कि वहाँ पर वाटर भी नहीं है, वहाँ पर एयर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर माउंटेन्स हैं। वहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशन है। यानी कि जिस तरीके की हमारे यहाँ की ज़मीन है, ज़मीन वैसी है, लेकिन वहाँ पर एयर, वाटर या फिर और भी दूसरे लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इन चीज़ों की वजह से, प्लेन्स की वजह से, डिप्रेशन या फिर माउंटेन की वजह से आपको मून के सरफेस पर शैडोज दिखेंगे। और जब आप फुल मून देखिएगा तो वहाँ पर आपको ये शैडोज आसानी से दिखने पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मून का इमेज है तो आपको दिखाता हूँ। इस इमेज में देखते हैं तो यहाँ पर आपको कई जगहों पर वाइट दिखेगा, कई जगहों पर डार्क दिखेगा, कई जगहों पर प्लेन दिखेगा। आप अच्छा इमेज लीजिए, वहाँ पर आपको ये अच्छी जानकारी मिल जाएगी, दिख जाएगा कि मून कैसा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है तो इस मून को देख सकते हैं कि कैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। आगे बात की गई है एस्ट्रॉयड के बारे में। किन चीज़ों के बारे में, एस्ट्रॉयड के बारे में। अब देखिए एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, इनको देखते हैं। स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट, इन सभी से अलग होते हैं। क्या होते हैं, एस्ट्रॉयड। अब एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं। और ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हीं को हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। अब ये एस्ट्रॉयड फिर भी समझ में नहीं आया, इसको समझाते हैं। तो देखिए एस्ट्रॉयड एक तरीके से पत्थर हम सिंपली कह सकते हैं। वो पत्थर आपके घर जितना बड़ा भी हो सकता है, आपके शहर जितना भी बड़ा हो सकता है, आपके हाथ जितना भी बड़ा हो सकता है, और भी किसी भी साइज का हो सकता है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे जो पत्थर होते हैं, ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जैसे कि हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं बिल्कुल उसी तरीके से घूमते हैं। और ये पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी कि जो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है उसमें ये पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट का मानना यह है कि जो एस्ट्रॉयड हैं वो एक प्लैनेट का हिस्सा हैं जो कि बहुत साल पहले टूट गया या फिर बहुत साल पहले बर्स्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया। जैसे यहाँ पर इस इमेज में आप देखिए तो यहाँ पर हमारा मार्स है और यहाँ पर जुपिटर है। इसके बीच में एक पट्टी है, ये पट्टी आप देख सकते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है इसको आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि जो एस्ट्रॉयड हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पत्थर हैं जो कि हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे एस्ट्रॉयड, एक सिंपल एस्ट्रॉयड का यहाँ पर इमेज है जिसमें कि आप देख सकें कि जो एस्ट्रॉयड है वो बिल्कुल सिंपल पत्थर होता है जैसा कि और भी पत्थर होते हैं। अब आगे बात करें तो आगे मेट्रॉइड्स की बात की गई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेट्रॉइड्स जो हैं वो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि मूव करते हैं सन के चारों ओर। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, कई बार अर्थ के पास आते हैं और पृथ्वी पर गिरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आने लगते हैं तो एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। और इसकी वजह से आपको फ्लैश ऑफ लाइट देखने को मिलता है। यानी आप जो बार बार देखते हैं या फिर सुनते हैं ना कि तारा टूटा, तारा टूटा, तारा टूटा, वो तारा नहीं टूटता है। वो क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं जो कि पत्थर होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं। वो जब एटमॉस्फेयर में आते हैं अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने के लिए, तो क्या होता है, वो गर्मी की वजह से, एयर के फ्रिक्शन की वजह से जलकर खत्म हो जाते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, हमें दिखता है कि तारा टूट रहा है, लेकिन तारा नहीं टूटता है। कई बार ये होता है कि कई बार जो मीटियोर होता है वो बिना जले हुए, यानी कंप्लीटली जले हुए पत्थर के रूप में पृथ्वी पर गिर जाता है और एक छेद जैसा या फिर हॉलो, क्योंकि देखिए बहुत उतनी ऊंचाई से कोई चीज गिरेगा तो क्या होगा, हॉलो स्ट्रक्चर बना देगा और वो पत्थर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आगे बात की गई है कि मीटियोर और मीटेरॉइड्स में क्या अंतर है। मीटियोर आपने सुना होगा, मीटेरॉइड सुना होगा, मीटियोरॉइड सुना होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं क्या होता है।
एस्ट्रॉइड क्या होता है? रॉकी बॉडी स्मॉलर देन अ प्लेनेट देन दैट ऑर्बिट द सन। सन के चारों ओर घूमने वाला रॉकी बॉडी यानी पत्थर जैसा स्ट्रक्चर। मेट्रॉइड क्या होता है? रॉकी या फिर मेटालिक फ्रैगमेंट ऑफ एन एस्ट्रॉइड, कॉमेट और प्लैनेट। यानी कि मेट्रॉइड एक तरीके से पत्थर ही है जो कि मेटालिक पत्थर हो सकता है, मेटल हो सकता है, जो कि एस्ट्रॉइड का हिस्सा है या फिर प्लैनेट का हिस्सा है जो कि टूट कर इधर उधर घूमने लगा। मेट्रॉइड क्या होता है? मिटियोर का हिस्सा जो कि पृथ्वी पर पहुंच चुका है, जब पृथ्वी पर गिर जाएगा, हमारे हाथों में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मिटियोरॉइड हम कहेंगे। और जो मिटियोर होता है वो क्या होता है? यहां पर मिटियोर स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ मिटियोरॉइड हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो तारे टूटने का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसी को हम मिटियोर कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में मिटियोर शावर कहा जाता है। जैसे तारा टूटना हम हिंदी में कहते हैं ना, उसको अंग्रेजी में मिटियोर शावर कहा जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आगे यहां पर देखते हैं आगे क्या बताया गया है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। अब यहां पर बात आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइट का स्ट्रक्चर रात में देखने को मिलता है। वैसे इंडिया में ये चीज़ तो देखने को उतना नहीं मिलती है, दूसरे जगहों पर और भी ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ दिखता है। तो यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। जैसे ये इमेज की बात की जा रही है, इस तरीके से इमेज आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? दूसरे इलाकों में, जैसे पोल वाले इलाके हैं और भी जगहों पर, वहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसी की बात की जा रही है। ये क्या है? ये गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है वो कहाँ पे मौजूद है? मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का पार्ट है। एंशिएंट इंडिया में, यानी कि जब हजारों साल पहले, ये माना जाता था कि ये लाइट का रिवर है जो कि एक तरीके से स्काई में फ्लो कर रहा है, और इसी वजह से इसका नाम आकाश गंगा रखा गया। गैलेक्सी को हिंदी में क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। अब गैलेक्सी होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. गैलेक्सी क्या है? एक तरीके से पूरा सिस्टम है किस चीज का? बिलियंस ऑफ स्टार्स का। यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वैसे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ वहां पर क्या मौजूद है? स्टार्स मौजूद हैं और सोलर सिस्टम मौजूद है। समझ गए? अब यहां पर अगर हम बात करें तो ऐसे गैलेक्सी हम समझ गए कि देखिए एक गैलेक्सी में क्या है? 100 करोड़, 200 करोड़, उससे भी बहुत ज्यादा क्या मौजूद हैं? तारे मौजूद हैं, प्लैनेट्स मौजूद हैं। यानी एक सोलर सिस्टम, उतनी संख्या में सोलर सिस्टम मौजूद हैं। और अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यानी पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो पूरे यूनिवर्स में लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे गैलेक्सी हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम कहाँ है, अर्थ कहाँ है और हम कहाँ हैं, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या पावर है। समझ गए? ये एक तरीके से बहुत ही इमेजिन करना मुश्किल है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना बड़ा यूनिवर्स है। मैंने आपको कहा कि पूरे अंतरिक्ष में करोड़ों की संख्या में गैलेक्सी हैं। एक गैलेक्सी में 100, 200, 300 करोड़ क्या हैं? सोलर सिस्टम है। एक सोलर सिस्टम में क्या है? 10 प्लैनेट हैं। 10 प्लैनेट में क्या है? एक अर्थ है। अर्थ में क्या है? एक देश है। देश में आप राज्य है। इमेजिन कर पा रहे हैं? बहुत ही मुश्किल है। समझ गए? तो यहां पर कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट लोग अभी भी लगे हुए हैं जानने में कि अंतरिक्ष के बारे में या फिर पूरा जो ब्रह्मांड है उसके बारे में और भी जाना जाए। अभी तक हमें क्लियरली ये नहीं पता है कि जो यूनिवर्स है उसका साइज क्या है और यूनिवर्स में और कौन कौन से जगह हैं, कौन सा सोलर सिस्टम है, कौन सा प्लेनेट है, कहां पर लाइफ है नहीं है, कुछ भी हमें नहीं पता है। और हमें सिर्फ अभी तक बहुत ही लिमिटेड जानकारी है। सिर्फ और सिर्फ अभी हम अपने सोलर सिस्टम में ही फंसे हुए हैं। तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ये जो चैप्टर है अब खत्म होता है, लेकिन अभी भी बाकी है। मैंने कहा था ना कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो आइए एक रिवाइंड करते हैं और पूरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह को देख लेते हैं। अब यहां पर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट तो मैंने बता दिया था। इसके बाद आगे बढ़े तो डू यू नो यहां पर कहा जा रहा है। तो यहां पर है कि सोल एक तरीके से रोमन मिथोलॉजी, यानी रोम जो देश था वहां पर जो एक तरीके से वहां का जो हम कह सकते हैं
कहानी वगैरह है उसमें सन गॉड यूज किया जाता था। जो सोलर होता है वो रिलेटेड, उसका मतलब होता है रिलेटेड टू द सन, और जो फैमिली है वो एक तरीके से सोलर सिस्टम हम कहते हैं, यानी कि पूरा जो सिस्टम सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर वर्ड ओरिजिन के बारे में बताया गया कि वर्ड ओरिजिन किस तरीके से आता है। तो यहाँ पर जियोलॉजी, ज्योमेट्री, जियोइड के बारे में बताया गया कि जो हमने जियोइड वर्ड पढ़ा था उसके बारे में बताया गया है कि जियो का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं जियो का मतलब क्या होता है, जी मतलब अर्थ होता है, जी समझ गए, और जी से जियो हो गया। और यहां पर ग्राफिया मतलब राइटिंग होता है, ज्योग्राफी मतलब क्या, पूरे अर्थ के बारे में राइटिंग। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोइड यानी अर्थ का शेप। यहां पर आगे बात करें तो और भी है, डू यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers. Astronomer किनको कहते हैं, जो कि celestial body के बारे में स्टडी करते हैं और उनके मूवमेंट को स्टडी करते हैं, वो एस्ट्रोनॉमर होते हैं। इंडिया में फेमस एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। और अभी के बारे में बात करें तो अभी भी वर्ल्ड में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर मौजूद हैं जो कि अंतरिक्ष के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद बात की जा रही है कि जो लाइट है वो स्पीड, लाइट का जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। और इस स्पीड पर भी जो लाइट है उसको सन से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट लगते हैं। कितना समय, 8 मिनट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो नील आर्मस्ट्रांग है वो पहले इंसान थे जिन्होंने मून पर कदम रखा था। कब रखा था, 21 जुलाई 1959 यानी 1969 को। इसके बाद कहा जा रहा है कि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट के बारे में है। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। यानी जिस तरीके से प्लैनेट सन के चारों ओर घूमता है उस तरीके से एक सैटेलाइट क्या करता है, प्लैनेट के चारों ओर घूमता है। सैटेलाइट का डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो यहां से लिख सकते हैं। इसके बाद है ह्यूमन मेड सैटेलाइट, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो मैंने समझाया था कि एक तरीके से आर्टिफिशियल बॉडी होता है जिसको कि साइंटिस्ट द्वारा डिजाइन किया जाता है ताकि वो यूनिवर्स या फिर अर्थ या फिर सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी जुटा सके या फिर उनको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सके। और इनको रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है, ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है अर्थ के चारों ओर। जिस तरीके से मून घूमता है उस तरीके से ये भी घूमते हैं। और कुछ जो एग्जाम्पल हैं इंडियन सैटेलाइट के, उनका नाम है इनसैट, IRS, एडुसैट, ये सारे क्या हैं, इंडियन सैटेलाइट हैं। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद क्या जानकारी बच रही है वो ज़रा हम देख लें। तो इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है। यहाँ पर जो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो आगे आपका आ जाएगा, आपको आगे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी वीडियो बना सकें, क्योंकि उससे बहुत ही हमें अच्छा लगता है और जोश भी मिलता है। तब तक के लिए गुड बाय।